आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के संरचना और उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर बात करूँ तो वो सारे कोशिकांग जो कि कोशिका के अंदर झिल्ली के साथ होते हैं या जिनके आवरण झिल्ली का बना होता है, क्योंकि जब हम शुरू में कोशिका की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कोशिका में दो प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। एक प्रकार का कोशिकांग वो होता है जिसको हम कहते हैं सिंगल मेम्ब्रेन और दूसरा कहलाता है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग अर्थात उसमें दो झिल्लियां पाई जाती है, एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। और इसके जो उदाहरण है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और पादप कोशिका में जो है वह हरित लवक होता है। बाकी कुछ कोशिकांग जो है कोशिका के अंदर जिनके अंदर की सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक ही झिल्ली पाई जाती है, उसमें प्रमुखतया से जो सिस्टम चलता है उसको हम कहते हैं GERL सिस्टम। G इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, E मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L लाइसोसोम। तो यह GERL सिस्टम का पार्ट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसी भी कोशिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जितना भी प्रोटीन का निर्माण होता है उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन जो है वह गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि ये किस तरीके से मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, बिकॉज कि जितना भी प्रोटीन कोशिका में सिंथेसाइज होता है चाहे वो पॉलीसोम्स के द्वारा हो, अर्थात जो राइबोसोम कोशिका के अंदर मुक्त रूप से पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं, उनको पॉलीसोम्स कहते हैं। और कुछ राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पे चिपके रहते हैं जिनको कि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। उनके द्वारा जितने भी प्रोटीन का निर्माण होता है उसका मॉडिफिकेशन जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूँ तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं। कई बार इसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं। और विशेषकर जब हम पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में हम इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। जैसा कि शुरू से हमको पढ़ाया जाता है कि इसकी खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने की थी, इटली के रहने वाले थे। करीब 1897 में उनके द्वारा इसकी खोज की गई और उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी का रहा गया। बाद में इसकी फर्दर स्टडीज जो है वो ग्रान गुडियो और नेथन रेमेट्रा में की थी। और कुछ कोशिकाएं जो हैं उसके अंदर अधिक एक से अधिक, बाकी सामान्यतः किसी भी कोशिका की अगर हम बात करें, यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो उसमें सामान्यतः एक ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। बट कुछ कोशिकाओं में जो है वो एक से अधिक गोल्जिकाएं भी पाए जाते हैं और कुछ पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या सैकड़ों में। एक चीज और मैं जो यहाँ कहना चाहूंगा कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है या किसी भी कोशिका के अंदर हम कोशिकांग की बात करते हैं तो कोशिका में दो ही कोशिकांग ऐसे हैं जिनका कि स्थान निर्धारित है। एक तो केंद्र, जैसे कि हम जंतु कोशिका में सामान्यतः ये कहते हैं कि जंतु कोशिका में सामान्यतः कोशिका के केंद्र में पाया जाता है और इसीलिए इसका नाम हमने केंद्रक रखा। और दूसरा जो है वह गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जो कि केंद्रक के चारों ओर या केंद्रक की परिधि की ओर पाया जाता है। बाकी अन्य कोशिकांग की अगर मैं बात कहूँ तो अन्य कोशिकांग में कोई भी कोशिकांग का जो है वो स्थान निश्चित नहीं होता, चाहे कॉन्ड्रिया हो, चाहे वह लाइसोसोम हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे और कोई हो। लेकिन गोल्जी बॉडी जो है उसका स्थान निश्चित रहता है जो कि केंद्रक की परिधि के चारों तरफ पाया जाता है। तो इस चित्र में अगर हम देखें तो केंद्रक की परिधि के चारों तरफ की तरफ जो है वो पाया जाता है, किसी भी स्थान पर केंद्रक की परिधि के साथ लगा हुआ पाया जाता है। अगर अब मैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की संरचना की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर तीन प्रमुख हिस्से पाए जाते हैं जिनको कि हम सिस्टनी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वह संरचनात्मक गुणवत्ता या स्ट्रक्चरल पोलरिटी को भी दर्शाता है। अब ये कहूँ कि स्ट्रक्चरल पोलरिटी क्या होती है। स्ट्रक्चरल पोलरिटी की बात कहूँ तो इसका आकार प्रकार जो है वो सभी ओर से समान नहीं होता। दोनों जो हिस्से हैं इसके, एक हिस्सा जो केंद्रक की तरफ है और जो हिस्सा केंद्रक से दूर की तरफ है, उन दोनों की संरचना में विभिन्नता पाई जाती है। अगर मैं मोटे मोटे शब्द में कहूँ कि जो केंद्रक की तरफ वाला हिस्सा होता है वह सिस फेस कहलाता है और जो केंद्रक से दूर वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांस फेस। सिस फेस वाला जो हिस्सा होता है वह सिस्टर्नीज का मिलके बना होता है, लेकिन ट्रांस फेस वाला जो हिस्सा होता है उसमें अधिकतर जो है वो वेसिकल्स पाई जाती है। सिस फेस
अपेक्षाकृत अधिक अवतल होता है, जबकि ट्रांसफेज जो है उतना अवतल नहीं होता। तो ये एक बड़ा अंतर दोनों के अंदर पाया जाता है। अगर हम सिस्टर्नी की बात करते हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट मतलब गोल्जी काय की सबसे आसान सी संरचना है। ये पतली पतली नलिकाओं के समान होती है और बहुत पतली होती है। करीब करीब इनका आकार जो होता है वो करीब 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। 1 माइक्रोमीटर अर्थात 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। यह पतली चपटी प्लेट लाइक होती है, जैसे हमारे चाय पीने की तस्तूरी होती है उसके आकार की होती है, और वह एक के ऊपर एक जमी होती है। और करीब ये जो है वो जब एक के ऊपर एक जमी होती है तो यह एक गड्डी के समान, नोट की गड्डी के समान दिखती है। और इनकी जो सिस्टर्नी के मध्य की दूरी है, अर्थात दो सिस्टर्नी के मध्य की दूरी जो होती है वो करीब 20 से 30 नैनोमीटर के आसपास होती है। प्रत्येक सिस्टर्नी की अगर हम बात करूं तो कम से कम 5 से 6 गोल्जी सिस्टर्नी जो है वो एनिमल सेल में पाई जाती है, और प्लांट सेल में करीब 20 या उससे ज्यादा भी पाई जाती है, अर्थात पादप कोशिकाओं में जो है वो अधिक पाई जाती है। सिस्टर्नी की संख्या जो है वो कोशिका के प्रकार पर भी निर्भर करती है कि किस प्रकार की कोशिका है, उसके अंदर जो है वो सिस्टर्नी की संख्या जो उससे कम या ज्यादा। जैसा मैंने कहा था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो है एक यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो जो सिस्टर्नीज हैं, उन सिस्टर्नी जो है वो एक एकल झिल्ली से मिलकर बनी हुई होती है, और जो करीब 500 से 1000 नैनोमीटर के आसपास मोटी होती है। और सिस्टर्नी के जो किनारे हैं वो थोड़े से मुड़े हुए होते हैं और एक धनुषाकार आकृति ले लेते हैं। जैसा मैंने कहा था कि सिस्टर्नी का जो हिस्सा केंद्रक की तरफ है वो अपेक्षाकृत अधिक अवतल होता है, और जबकि दूसरा वाला हिस्सा दूसरा वाला हिस्सा है, दूर की तरफ वाला हिस्सा है, वह जो है वह कॉनकेव होता है। ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो ट्यूब्यूल जो है वो एक छोटे छोटे आपस में सिस्टर्नी को आपस में जोड़ने वाली संरचनाएं हैं। वो सिस्टर्नी को आपस में जोड़ के रखती है, और वो उनके मध्य में एक कम्युनिकेशन नेटवर्क या एक कम्युनिकेशन चैनल के समान कार्य करती है। पश्चात आती है वेसिकल्स। वेसिकल्स जो है वो वेसिकल्स गोल्जी काय से सिक्रीट होने वाले पदार्थों से। सामान्यतः इनका आकार जो है 50 से 60 नैनोमीटर के आसपास होता है, और मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली वाली कहलाती ट्रांसलेशनल, दूसरी वाली कहलाती सिक्रेटरी, और तीसरी वाली कहलाती क्लैथरीन कोटेड वेसिकल। ट्रांसलेशनल वेसिकल्स की अगर हम बात करें तो वो सारी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेस फेज ऑफ गोल्गी तक आती है, और वो नई सिस्टनी के निर्माण का काम करती है। सिक्रेटरी वेसिकल जो है उनका आकार जो है वो अलग अलग होता है, और जो गोल्जी के सिस्टनी से निकलती है या गोल्जी द्वारा उनको सिक्रीट किया जाता है, तो इसलिए उनको हम कहते हैं सिस्टर्नी वेसिकल। और ये जो है वो मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। तीसरी प्रकार की जो वेसिकल्स इसके अंदर पाई जाती है क्लैथरीन कोटेड वेसिकल। क्लैथरीन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है जो किसी साथ में पाई जाती है, और वो जो है वो करीब 50 माइक्रोमीटर के डायमीटर की होती है, और उनका आकार या उनकी सतह जो है वो अपेक्षाकृत रुक्ष होती है, और वो ऑर्गेनेली के चारों तरफ पाई जाती है, और ये मूलतः पदार्थों को लाने ले जाने का या इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग का काम करती है। और यह जो है वो GERL सिस्टम, ये जिसको हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सिस्टम है, उसका जो है वो काम करती है। गोल्जी जो है उसके अंदर सिस और ट्रांसफेज जो है उसके अंदर मूवमेंट होता है, वो डायरेक्शनल होता है। डायग्राम में देखते हैं तो अगला डायग्राम में हमको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किस तरीके से इसके अंदर जो है वो सिस फेज से ट्रांसफेज की तरफ जाती है। क्योंकि आने वाली जो भी वेसिकल्स है कि कोई भी पदार्थ है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास में आता है, जो प्रोटीन बनते हैं या और भी कोई चीज जो कोशिका में निर्माण होता है, वो गोल्जी के सिस फेज से आके जुड़ता है। वो सिस फेज के बाद उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, और वो मॉडिफिकेशन होने के बाद में वो ट्रांसफेज की तरफ जाएगा, और ट्रांसफेज जो है उसको वहां से रिलीज करने का काम करता है। और जब रिलीज करने का काम करता है तो वो जो रिलीज वाला हिस्सा होता है वो ट्रांसफेज पे काम करता है। तो इसलिए जैसा हमने पिछली स्लाइड में कहा था, अगर मैं कहूं कि जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि गोल्जी जो है वो प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम करती है। तो सिंथेसिस जो है वो याद नहीं हो रहा प्रोटीन का, बट मॉडिफिकेशन जो है वो गोल्जी।
और ये जो मॉडिफिकेशन गोल्जी में होता है, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, या जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है हमारा इसके अंदर पॉलीसॉम्स के अंदर, वह एज काम नहीं आता, उसका मॉडिफिकेशन होना जरूरी है, उसका ग्लाइकोसाइलेशन होना जरूरी है। उसके साथ में उसके कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन भी होते हैं, वो प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदलता है, सेकेंडरी से टर्शियरी स्ट्रक्चर में बदलता है, टर्शियरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बदलता है। तो ये सारे मॉडिफिकेशन होते हैं क्योंकि उनको हम प्रोटीन फोल्डिंग और वो सारी चीजें कहते हैं। तो वो सारा सारा जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। और इस पूरे प्रोसेस को जो है जिसके अंदर की प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है वह प्रोटीन को कोशिका द्वारा या किसी भी जंतु या पादप के शरीर के द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए प्रोटीन को बनाते हैं। दूसरा, अगर हम कहें तो ये सारा काम जो है वो सीक्वेंशियल फेज में होता है, कि हर काम, जैसा मैंने कहा कि डायरेक्शनल होती है हर चीज गोल्जी के अंदर, तो ये सीक्वेंशियल फेज में होता है। तो वो शुरू होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी उसको रिसीव करेगा, रिसीव किसके द्वारा करेगा, एंडोसोम्स के द्वारा करेगा, और वो एंडोसोम जो है उसको गोल्जी के सिस्टर्नी हिस्से से जोड़ेगा, सिस्टर्नी हिस्से फिर वो ट्यूब्यूल्स में होता हुआ, सिस्टर्नियम में होता हुआ वो आगे की तरफ जाता है, और उसके अंदर फिर चेंज होता जाता है और वो मॉडिफिकेशन होता है। तो दिस इज वन थिंग विच हैपेंस विद द गोल्जी। और हर सिस्टर्नी जो है, गोल्जी में पाए जाने वाली हर सिस्टर्नी जो है उस प्रोटीन को मॉडिफाई करने के लिए उसके अंदर अलग अलग तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि उसको मॉडिफाई कर देते हैं। और अगर कहूँ कि किस तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं, तो जिसमें शुगर जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन अर्थात प्रोटीन का शुगर के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाती है और उसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देती है, या कोई एक दूसरी शुगर लगी हुई है तो उस दूसरी एक शुगर लगी हुई है या एक प्रकार की शर्करा लगी हुई है तो उसके साथ में दूसरी शर्करा ऐड कर देती है, मान लीजिए फ्रक्टोज की जगह ग्लूकोज ऐड करती है, तो वो रिप्लेसमेंट का काम भी करती है। फिर फास्फोलिपिड में जो एसाइल ग्रुप है और हेड ग्रुप जो है उनको के अंदर भी मॉडिफिकेशन करती है। मॉलिक्यूलर टारगेटिंग और असेंबली भी करती है। मॉलिक्यूलर टारगेटिंग अर्थात कि उस प्रोटीन को को कहाँ जाना है, तो उसकी टारगेटिंग अर्थात उसका कहाँ जाना है, कैसे जाएगा, वो सारा काम भी जो है वो गोल्जी के द्वारा होता है। एंड सामान्यतः इस तरीके के काम जो है वो क्लस्टरिंग कोटेड वेसिकल्स के द्वारा होता है। कई बार जो है ये उन वेसिकल्स का भी निर्माण करती है जो कि सेल सरफेस के द्वारा एक्सक्रीट की जाती है, तो वो सारी चीजें इसका काम या उसका उत्सर्जन का काम भी है जो है उसके अंदर भी। इवन स्टोरेज की तरह भी काम करती, जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स को लंबे समय तक स्टोर कर सकती, जिनका की उपयोग बाद में होना है। तो इस तरीके से जो गोल्जी के। अब अगर हम कहें कि किस तरीके की वेसिकल्स बनती, जो कि हमने कहा कि वेसिकल जो है हमारे पास अलग अलग तरीके की बनती, तो हमने कहा एक एक्सोसाइटोसिस साइटोटिक वेसिकल्स बनती है, दूसरी सेक्रेटरी वेसिकल्स बनती है और तीसरी लाइसोसोमल वेसिकल्स बनती है। एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स की बात करूं तो बेसिकली ये जो है वो प्रोटीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज के लिए, अर्थात कोई प्रोटीन की आवश्यकता किसी अन्य स्थान पे है तो वो एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स के द्वारा रिलीज होता है। अर्थात जैसे अगर मैं आज कहूँ कि कोई हार्मोन जो है, पेप्टाइड हार्मोन जो है वो किसी एक कोशिका के द्वारा बनता है, किसी एक ग्रंथि के द्वारा बनता है, उस ग्रंथि में पाए जाने वाली कोशिकाओं के द्वारा बनता है, तो वो जो प्रोटीन जो है, वो जो हार्मोन जो है, प्रोटीन हार्मोन जो है वो कहीं और भी काम करता है, और जब वो कहीं और काम करता है तो उसके लिए उसको वहां तक भेजना जरूरी है। तो वहां तक भेजने का काम जो है वो एक्सोसाइटोटिक वेसिकल के द्वारा होता है, और वो एक्सोसाइटोटिक वेसिकल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में आके अपना जो भी सिक्रेशन है उसको रिलीज कर देती है, और वो जब सिक्रेशन रिलीज करती है तो वो ब्लड के थ्रू होता हुआ चला जाता है। इसका एक और एग्जांपल बहुत अच्छा जो है वो एंटीबॉडी का रिलीज जो है वो प्लाज्मा बी बी सेल जो होती है, कि जो हमारे शरीर में लिम्फोसाइट पाया जाता है उसमें लिम्फोसाइट जो है वो के द्वारा सिक्रेट करती है। दूसरी वाली कहलाती है सिक्रेटरी वेसिकल। ये सिक्रेटरी वेसिकल जो है वो प्रोटीन रहता है और एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज भी करता है। जैसा मैंने कहा कि कुछ न्यूरॉन्स और उन सबका रिलीज जो है वो इसके द्वारा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स का रिलीज जो है वो इसके द्वारा किया जाता है, और अमूमन ये रिलीज जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के वहाँ पे किया जाता है। और तीसरी वाली जो है वो लाइसोसोमल वेसिकल होती है। जैसा कि आपको पता है कि लाइसोसोम जो है उनके अंदर जो है पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और वो पाचक एंजाइम जो है वो इस लाइसोसोमल वेसिकल्स में भरे हुए रहते हैं। तो जो भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स से रिलीज होता है वो
लाइसोसोम का प्राइमरी भाग होता है, या अगर हम कहें कि लाइसोसोम का पूर्व होता है, जैसा हम पढ़ते भी हैं कि लाइसोसोम का निर्माण जो है वह गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही होता है। तो उसके अंदर जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं वो डाइजेस्टिव प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और वो लेट एंडोसोम के साथ में फ्यूज करते हैं और फिर उसके बाद में लाइसोसोम में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि प्रोसेस किस तरीके से चलता है, तो ये पूरे प्रोसेस में हमने कहा कि इसको हमने डायग्राम के साथ में दिखा रखा कि अगर हम कहें कि एक नंबर पे जो है दैट इज वी हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो पे है न्यूक्लियस और तीसरे पे जो है हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 4 नंबर पे हमने दर्शा रखी। व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड 3 तीन या चार जो भी अगर हम कहें कि उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, अगर हम पूरा कहें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साथ में GR जो किस तरीके से काम करता है, तो 3 या 4 में, अर्थात जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास लिपिड का सिंथेसिस होता है, वो इसके साथ में आता है। वो इसके साथ जो है वो सीधे सीधे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस स्पेस के साथ में जुड़ता है, और सिस स्पेस के साथ में वो ल्यूमन्स और सिस्टर्स से होता हुआ मॉडिफाई होता है और वो अंत में जाके सिक्रेट होता है, जिसको कि हम देखते हैं। जब वो वेसिकल्स की फॉर्म में हो जाता है तो वो दो तरीके की वेसिकल्स, जैसा हमने कहा कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की तरह पे आता है, तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो है उसके अंदर सोल्यूबल प्रोटीन्स भरे रहते हैं और वो सीधा सीधा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करता है और उसके बाद में रिलीज हो जाता है। एंड बट समटाइम्स इट इज अनरेगुलेटेड मेम्ब्रेन फंक्शन होता है, और रेगुलेटेड मेम्ब्रेन फंक्शन की अगर हम बात करें तो वो सिक्रेटरी वेसिकल्स के द्वारा होता है। सिक्रेटरी वेसिकल्स की जहां हमने बात की थी, तो हमने कहा कि सिक्रेटरी वेसिकल्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन के साथ में या हार्मोन का स्रावन करती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन का स्रावन जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के द्वारा किया जाता है। और वो सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका को कोई एक संकेत मिलता है, जिसके द्वारा कि उनको ये पता चलता है कि हमें इस चीज की आवश्यकता है और ये चीज हमको रिलीज करनी है। तो उस सिग्नल के आधार पर, कि वो सिग्नल जो है वो कोशिका के केंद्र तक जाता है, कोशिका के केंद्र से फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे या आरएनए आरएनए बनता है, आरएनए से वो राइबोसोम में परिवर्तित होकर प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन के बाद में वो गोल्जी में आएगा, गोल्जी वो बाहर की तरफ जाता है। तो ये सारे फंक्शन जो है वो गोल्जी एक्सप्रेस के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ तो गोल्जी जो है वो हमारे बहुत सारे कार्यों में मदद करता है। तो जैसा मैंने कहा कि प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में सबसे ज़्यादा काम करता है। तो यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।